हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। मैं राकेश कुमार। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मूल रूप से क्लास 10th इतिहास का अध्याय नंबर 4, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इसका पार्ट 1 वीडियो होने वाला है। वन शॉट में तो होगा नहीं, क्योंकि चर्चा तो विस्तार से चलेगी। ठीक है, चैप्टर भी लंबा है। तो कहने का अर्थ है कि पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। बस करना क्या है मेरे भाई, आप लोग ना सब लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, अपने कॉपी बस्ता को समेट लीजिए। सुनने से ये याद हो जाएगी, इसीलिए उस सबको उल्टाने की जरूरत नहीं, कुछ मिलने वाला नहीं है वहां पर। चलते हैं, देखते हैं भारतीय इतिहास में क्या क्या है। पढ़ना हमें चैप्टर में तो कुछ और ही है, लेकिन अभी ना पढ़ाएंगे। अभी तो हम लोग चलेंगे पहले शुरुआत से, क्योंकि हमें चैप्टर में पढ़ना है कहाँ से भाई मेरे, तो गांधी युग से शुरुआत करनी है कि गांधी जी कैसे भारत में आते हैं और कैसे कैसे वो आज़ाद कराते हैं। यानी 1919 से 1947 तक जो गांधी युग कहलाती है, उनको पढ़ना है। लेकिन अभी हम वहाँ नहीं चलेंगे, पहले हम लोग चलते हैं। आज तो चलेगा केवल वही वही जो पहले वाली बात। होता कहानी है, सोचते हैं, सुनो। सुनते होंगे आप लोग कि 1498 में भारत का खोज हुआ था ना जी। 1498 में वास्को डिगामा ने भारत का खोज किया था। क्या भारत कहीं खोया हुआ था, क्या भुतलाया हुआ था? नहीं, पहले से ही जानकारी थी भारत के बारे में। और भारत की जो महत्वपूर्णता थी, उसकी प्रसिद्धि थी, जो इसका लूटने का कारण बन गई। इतना नहीं प्रसिद्ध था ना कि दुनिया के देश के लोग जो आक्रमणकारी होते थे ना, वो जब जानते थे कि भारत यार सोना का खजाना है, सोना की चिड़िया है, सब दौड़ जाता था इधर की तरफ। कितना नाम बताएं भाई, अलाउद्दीन खिलजी थे, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनी, बाबर, है ना। इतना लूटा भारत को ना, इतना लूटा, लूटते लूटते लूट के चला जाता था। अब भारत एक ऐसा देश की फिर से समृद्ध हो जाता था। सबसे ज्यादा लूटा तो अंग्रेज लूटा, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए कहानी सुनते हैं। क्या होता है कि देखिए, भारत में ना पहले व्यापार करते थे अरब वाले। भारत से मसाला और कपड़े खरीद कर यूरोप के देश जैसे जर्मनी है, पुर्तगाल है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, इन सारे देशों के हाथों बेचता था। अभी तो हमारे जीवन के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, लेकिन उस समय मूल रूप से ज्यादा होती थी रोटी और कपड़ा। तो रोटी यानी कि जो अनाज और मसाले होते थे, स्वादिष्ट भोजन के चीज, मसाला, वो भारत में ही उत्पादन होती थी। तो यहां से मसाले वो खरीद कर ले जाते थे, और कपड़ा पहनने के लिए तो ये भारत से खरीद करके ले जाते थे। तो वो लोगों को हम लोग मसाला और कपड़ा देते थे। लेकिन बीच में ना मामला थोड़ा सा ढिसमिसा जाता है। क्या होता है कि अरबों का ज्यादा आधिपत्य हो जाता है, और वहां पर एक देश है जिनका नाम है कुश्तुतूनिया, उस पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है। एक जगह है इजराइल, जिस पर अरबों का अधिकार, और एक जगह है कुश्तुतूनिया, उस पर तुर्कों का अधिकार। अभी दो जगह पर जब अधिकार हो गया ना, तो यूरोप वाले का व्यापार ना भारत से कट जाता है। अब सोचता है कि भारत से जाए तो जाए कैसे, तो वो समुद्री मार्ग की खोज शुरू करता है। और सबसे पहले 1498 में वास्को डिगामा कहाँ पहुंचता है? भारत, कालीकट बंदरगाह पर, जो आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे। लेकिन थोड़ा सा तनका विस्तार से चर्चा चलेंगे तो मजा आएगा सुनने में, समझने में। और जब वो आता है कालीकट बंदरगाह पर, अपनी जहाज, 3 जहाज से उतरता है, और वो क्या करता है, वहां से व्यापार तो करता ही है, और व्यापार करने के बाद जब जाने लगता है अपने देश, तो एक जहाज जो है ना, वो काली मिर्च रख लेता है। काली मिर्च, उसको मरीच कहते हैं अपने यहाँ, उसको रख लेता है। अब वहां जब ले जा करके अपने देश पुर्तगाल में बेचता है ना, तो 60 गुना लाभ कमाता है। 1 रुपया का चीज 60 रुपया में बेचता है। वास्को डिगामा की जो कंपनी थी, वो भाई माला माल हो गई। तब पुर्तगाल के अन्य व्यापारी देखे, अरे वास्को डिगामा कहां से इतना रुपया लाता है रे। तब पता लगा उसको कि अरे तो भारत जाता है व्यापार करने, वहीं से रुपया लाता है, बहुत वहां बहुत पैसा है।
तो औनो जो और सारे पुर्तगाली थे व्यापारी, ओकरा वास्को डी गामा के पीछा धर लिया, अब पहुंच गया भारत। आ कुछ दिन में पुर्तगाल ना बहुत राजा हो गया भाई। तो बगल वाला डच, अंग्रेज, फ्रांस, ये सब देखा कि पुर्तगाल वाला इतना जल्दी राजा कैसे हो गया भाई, मालूम ना है तोरे, ये भारत से व्यापार करता है, वहीं से सब कुछ लाता है रुपया, इसका मतलब भारत में बहुत सारा पैसा है ना। तो सबसे पहले अंग्रेज एक व्यक्ति थे जिनका नाम था थॉमस, थॉमस एडिसन। वो 1588 ईस्वी में एक पादरी थे, वो पुर्तगाल वाले के जहाज में बैठ के आ गए भारत, आए और उधर गोवा में उतर गए और पूरा भ्रमण उमन कर लिए, पूरा देख उक लिए जो कहाँ कहाँ पैसा है भाई। हाँ, फिर बाद में एक दूसरे व्यक्ति आते हैं, वो भी आकर के, उनका नाम शायद हम नोट किए हैं, देख लेते हैं उनका क्या नाम था। हाँ देखिए, नाम है थॉमस स्टीफेंस, पहले व्यक्ति थे जो 24 अक्टूबर 1579 को कहाँ थे, भारत के गोवा में। आप पूरा घूम घाम के पूरा देख लेते हैं जो भारत में कने कने पैसा ज्यादा है, कौन कौन चीज है। ये पादरी थे। इसके बाद ये जाते हैं कहाँ, इंग्लैंड। इंग्लैंड को राजा को कहते हैं कि अरे बाप रे बाप, भारत में तो खाली जिधर जाते हैं तो सोने यार के मंदिर है भाई, बहुत रुपया है वहां। ओकरे बाद आते हैं, इनका नाम है रोल्स फेंस नामक व्यक्ति। वो आगरा में घूम लेते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और जाकर बंगाल उंगाल घूम लेते हैं। बंगाल में देखते हैं तो बहुत पैसा है, जाकर के कहते हैं कि ये भैया वहां तो बहुत पैसा है, चलो ना व्यापार करे वहीं। लेकिन आवे तो कौन आवे, होता क्या है समझते हैं कहानी थोड़ा सा, क्योंकि हमें अंग्रेज की कहानी सुनना है, पुर्तगाल वाले से तो सुनना नहीं है। तो सबसे पहले आता है अंग्रेज, और आता है ना तो वहां पर 200 व्यापारियों का एक समूह बनता है। 200 इंग्लैंड में 200 व्यापारी का एक समूह बनता है। सब लोग विचार करके साझा करके एक बनाती है कंपनी, और वो चलती है भारत व्यापार करने के लिए। लेकिन भारत से व्यापार करने के लिए इंग्लैंड की सरकार की अनुमति होनी चाहिए, है ना। तो उस कंपनी को 15 वर्षों के लिए व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है कि आप जाइए व्यापार करिए, अगर अच्छा व्यापार करेंगे, लाभ अच्छा होगा, तो इस कंपनी का जो है ना, वो जो 15 वर्ष का जो लाइसेंस मिला है उसको बढ़ा दिया जाएगा, है ना। तो वो आता है व्यापार करने के लिए कहाँ, भारत। अब वो कंपनी का क्या नाम है थोड़ा सा देखिएगा, बड़ा लंबा तगड़ा नाम है भाई। कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ठीक है ना। बड़ा लंबा कंपनी का नाम था, ये नाम उन्होंने रख दिया। और वहां से महारानी एलिजाबेथ प्रथम के हस्ताक्षर के बाद वो आ जाती है व्यापार करने के लिए भारत। चलिए, उस समय राजा अकबर का शासनकाल था। व्यापार करने के लिए जब आती है, उसके बाद कुछ ही दिनों बाद जहांगीर का शासन आ जाता है। और जहांगीर के शासन काल में जो पुर्तगाल वासी थे, वो पहले से व्यापार कर रहे थे, वो ना उसको उस्का दिया, अंग्रेजवा को व्यापार ना करने दीजिए। जहांगीर कह दिया कि तुमको हम व्यापार करने नहीं देंगे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने नहीं दी जा रही थी, तो अंग्रेज जो हैं एक अपने अधिकारी को भेजते हैं, उनका नाम था सर जॉन हॉकिंस। सबसे पहले अधिकारी, अंग्रेजी अधिकारी वही, ये तो व्यापारी आए थे दूसरा, है ना, लेकिन पहले अधिकारी कौन आए थे, सर जॉन हॉकिंस सबसे पहले। और जाते हैं जहांगीर के दरबार में और अनुनय विनती करते हैं। जहांगीर के दरबार में जाकर के कहते हैं कि भाई हमको व्यापार करने दीजिए, तो व्यापार करने के लिए अनुमति नहीं देते। तो लौट के चले जाते हैं उदास मन से। इंग्लैंड की सरकार राजा को जाके कहते हैं कि ये भैया आप ही तो राजा हैं, तो आप पर राजा से बतियाइए। राजा राजा से नहीं बतियाएगा जी, हम तो एगो छोटा मोटा क्या है, अधिकारी हैं, तो आप उससे बतियाइए राजा से। वहां के राजा पता लगाते हैं कि रे उ राजा की कौन कमी है सो बताओ ना। तो कहा कि वो सूरा सुंदरी में डूबल रहता है। सूरा सुंदरी का मतलब है पीता खूब अच्छा है और सुंदर सुंदर लड़की के फेर में रहता है। तो कहा ई तो तब बात बन गया, और राजा का तो बात बन गया, अंग्रेजी भिस्की यहाँ से ले जाओ, हुमा तो इंडिया वाला होगा ना, अपने यहाँ कौन है अंग्रेजी भिस्की, इनमें तो बड़ा नशा रहता है। अंग्रेजी भिस्की का मतलब दारू। हाँ,
क्योंकि वो तो राजा है, सुरा सुंदरी में लगले रहता है, वहां से भेज दिया। अंग्रेजी मेम सब तो और सुंदर रहती है भारतीय से भाई, 2-4 गो को भेज दिया, ला राजा के सामने में पेश कर दिया। राजा गया लोभा, जैसे लोभाया कि सूरत में उसका फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिल गया। देखिए राजा को मार्ग भटका दिया ये सूरा और सुंदरी। अंग्रेजवा, यही हमारी गलती थी। अंग्रेज जो है एकदम चालबाजी से भारत से व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया हॉकिंस। चलिए बहुत अच्छी बात है, व्यापार करता था शुरू में। एक बार ना वो क्या करता है, राजा अकबर के शासनकाल में, नहीं सॉरी ये जहांगीर के शासनकाल में, कुछ दिन व्यापार करने के बाद ना उसका मन मिजाज बनता है कि क्यों ना हमारा एकाधिकार प्राप्त हो जाए यहाँ। इसलिए वो कुछ गलतियां कर देता है। और राजा जो है उसको लगता है कि हमारे अंग्रेज जो है ना हमारा विरोध कर रहा है, दोनों के बीच में लड़ाई होती है, अंग्रेज हार जाते हैं। लेकिन अंग्रेज तो चालबाज आदमी था ना, वो तो किसी तरह से राजा को कैसे मनाना है वो तो जान चुका था। इसकी राजा की कमी क्या है वो जान गया था। बस वो क्या करता है, फिर से जाके कॉल जोड़ देता है, महाराज अरे आप तो राजा हैं, हम तो दिया पुता, गलती हो गया है, हमको फिर से व्यापार करने दीजिए, अब ना गलती होगा महाराज। कब करे, अब राजा को फिर से जो है समझ ही रहे हैं, कुछ सुरा सुंदरी दिया, राजा फिर से भुला गया, अब फिर व्यापार करने लगा। चलिए बहुत अच्छी बातें हैं। अब क्या होता है कि सबसे पहले अंग्रेजों का अधिकार होती है, ये कहानी 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, याद रखेंगे 1600 में ईस्वी में, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जिसका नाम पहले था द गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। बाद में वही ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, व्यापारियों की कंपनी थी, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1600 में, याद रखिएगा 31 दिसंबर 1600। और 1608 में आया था हॉकिंस, ठीक है। इसके बाद 15 से व्यापार उसका शुरू होता है। अच्छा, 1615 से धीरे धीरे व्यापार करता है, लगभग पूरे भारत में व्यापार उसका फैल जाता है अंग्रेजों का। अब वो बीच की कहानी छोड़ देते हैं, जहां जहां से महत्वपूर्ण वहां चलते हैं। सबसे पहले वो मद्रास जाता है। मद्रास में क्या होता है कि जो कहानी है उसको बताते हैं। वहां की एक राजा थे जिनकी बेटी बीमार हो जाती है, और जैसे बेटी बीमार होती है पूरे वहां के जो इलाज करने वाले उसके डॉक्टर थे, सारे डॉक्टर से इलाज कराया जाता है लेकिन ठीक नहीं होता है। एक अंग्रेज जो हक मतलब समझिए एक तरह से चिकित्सक थे, उनसे उनकी बेटी की इलाज कराई जाती है और ठीक हो जाता है। और क्या होता है कि उसकी उम्र थोड़ा सा कच्चा था, वो फिसल जाती है, राजा की बेटी ना वो डॉक्टर से प्रेम करने लगती है। परिणाम होता है कि शादी उन्हीं से कराई जाती है और उन्हें दहेज के रूप में मिलता है मद्रास। चलिए, और मद्रास पर उसे एक अधिकार प्राप्त होता है व्यापार करने का। चलिए, मद्रास पर अंग्रेजों की पहली कदम जम गई थी। अब दूसरी कदम थी बंगाल। उस समय पता चला कि बंगाल पर अंग्रेजों का शासन होना चाहिए क्योंकि वो बहुत धनी प्रदेश है। जब वहां पहुंचता है बंगाल, तो सबसे पहले वो शहरों में अपना एंट्री लेते हैं। शहरों में उस समय राजा थे अलवर्दी खान। अलवर्दी खान की 2 बेटियां थी, बेटा नहीं था। पहली बेटी से एक बेटा होता है जिसका नाम था नवाब सिराजदौला, और दूसरी बेटी थी जिसके नाम था घसीटी बेगम, जिसको कोई बेटा था ही नहीं। अब क्या होता है कि अलवर्दी खां के मरने के बाद घसीटी बेगम चाहती थी कि हम राजा बने, लेकिन अलवर्दी खां चाहता था कि हमरे होते हुए हमारा बेटा नाती जो है राजा बन जाए। अब देखा कि हमारे पिताजी हमारे पक्ष में नहीं है, तो इसी को भटकाना शुरू करते हैं, है ना, दारू और लड़कियों के फेर में उसको पड़ा दिया घसीटी बेगम कि हमारा जो बहन बेटा है नहीं यानी सिराजदौला, वो मार्ग भटक जाएगा तो राजा हमको राजा बना देंगे, कहेंगे ये छौड़ा खराब हो गया, राज कराएंगे तो लुटा भी देगा। देखिए अब कहानी क्या बनती है कि अलवर्दी खां देखता है कि हमारा नाती जो है हेने होने करने लगा है, तो अपने यहाँ देहाती कहावत है कि अगर पैर इधर उधर बिगड़ जाए तो जल्दी से उड़ा नथिया लगा दो भाई कि नाथल रहेगा, कहीं बिगड़ेगा नहीं। वही होता है, नवाब अलवर्दी खां
क्या करते हैं, अपने नाती को देखता है बिगड़ल जा रहा है तो कहता है इसको शादी करा देते हैं। मात्र 15 वर्ष की उम्र में उनकी शादी कराने की बात होती है। अब चलिए क्या होता है समझिए। अब शादी कराने के लिए राजा का बात है, राजा खर्चा तो करबे करेंगे ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो ज्यादा खर्चा करेंगे तो कहां से आएगा। उस समय कुछ देसी सेठ थे, व्यापारी, जो वहां पर व्यापार करते थे बंगाल में। वो व्यापारियों से राजा कर्ज मांगा। तो व्यापारी ने कहा कि ये भैया, आप तो पहले से हमारा कर्जा रखे हुए हैं, आप तो कर्ज हमको दे नहीं रहे हैं वापस, तो अब आपको हम नहीं देंगे। अंग्रेजवा यही फिराक में था कि किसी तरह से वो हमारा चंगुल में फंसे। अंग्रेजवा कहता है राजा जी क्या आप चक्कर में पड़े हुए हैं, आप हमरे से लीजिए ना, कितना रुपया लेना है। बस अलवर्दी खान राजा से, अंग्रेजवा से क्या ले लेता है, कर्ज ले लेता है। नाती का शादी खर्चा बर्चा पूरा कर देते हैं, सब पैसा खर्च हो जाता है। शादी में खैबो करता है ये अंग्रेजवा सब पूरा हुड़ हुड़ के। तब जो है बाद में जाता है, कहता है राजा जी हमारे पैसा लावा ना अब। तब वो कहता है कि भैया पैसा कहाँ है। तो कहा देखिए आपको पैसा देने से हमको क्या फायदा, जब आपके राज्य में रह करके हम टैक्स दे करके व्यापार करते ही हैं, तो हमको क्या फायदा है, हमारा पैसा का कुछ तो मिलना चाहिए ना भाई। तो राजा कहते हैं जाओ ना थोड़ा टैक्स फ्री कर देते हैं। अब बंगाल में वो टैक्स फ्री व्यापार करना शुरू कर देता है अंग्रेज। चलिए दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्य की बात है क्या होता है कि अलवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। थोड़ा सा उसे पीछे चलते, एक चीज छोड़ दिया हमने। हमारे देश में शाहजहां का शासन हुआ तब तक ठीक था, औरंगजेब का शासन रहा तब तक ठीक था, लेकिन औरंगजेब के मरने के बाद 1707 में उसकी मृत्यु होती है। मरने के बाद ना पूरा भारत लगभग 700 छोटे छोटे राजा में बढ़ जाते हैं। पूरे देश में पहले एक राजा हुआ करते थे, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब। अब कितने राजा, आज सब आपस में लड़ रहे थे। अंग्रेजवा इसी का फायदा उठाया। वो आया देखा ये भाई भारत थोड़ा ही है रे, ये भारत में जन्ने देखो तनिए राजा है, हाँ छोटका छोटका जन्ने सब जात के सब एगो राजा, एक क्षेत्र का एगो राजा, आई सब लड़ रहा है, तो एक फायदा उठाएंगे ना हमरे। हम तो बुद्धिजीवी हैं, उस तो मूर्ख है, हम फुल पैंट वाला धोती वाला ओकरा फायदा उठाओ। अंग्रेजवा यही का फायदा उठाया और पूरे देश लेकिन हंसाइए नहीं, काम गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या होता है, इसी का वो फायदा उठाता है और सबसे पहले बंगाल पर अपना अधिकार फैलाने की कोशिश करता है। देखिए अब चलते हैं बंगाल में। अलवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है, नवाब सिराजदौला शासक बनते हैं। लेकिन नवाब सिराजदौला के बिना अनुमति का, बिना कुछ कहे सुने, अंग्रेज अपने किला की किलाबंदी करने लगता है। अब फ्रांसीसी अपने किला की किलाबंदी करने लगता है। किलाबंदी का मतलब है कि जो उनका फैक्ट्री था, कोठी था, उसको घेरने लगता है कि उसके अंदर में कोई नहीं जाएगा, क्या हो रहा है किसी को कोई जानकारी नहीं होगी, ऐसी बातें। जब नवाब सिराजदौला को ये बात मालूम होता है ना, तो वो फ्रांसीसी को कहता है ए भाई बिना आदेश का आप काहे घेर रहे हैं। तो फ्रांसीसी मान जाता है, लेकिन अंग्रेज नहीं मानता है। उनको कहते हैं कि भाई आप लोग ऐसा बिना अनुमति का हमारे राज्य में रहते हुए आप काहे किलाबंदी कर रहे हैं। अंग्रेज नहीं मानता, वो अपनी काम जारी रखता है। नवाब सिराजदौला को वहां पर थोड़ी सी लगता है कि हमारी मान हुआ नहीं हो रही है। वो क्या करते हैं, अंग्रेजों पर ना ढाका का जो खजाना था वो गायब हो गया था, उसके गमन का आरोप लगाया गया किस पर, अंग्रेज पर। तो दो दोष हो गया, एक ढाका का खजाना, सरकारी खजाना गायब हुआ, और दूसरा कि बिना अनुमति का वो किलाबंदी कर रहा था, जिसके खिलाफ में नवाब सिराजदौला अपनी सेना को भेज दिया कहां, अंग्रेजों पर। दोनों के बीच में लड़ाई होती है पलासी के मैदान में। 1757, याद रखिएगा 1757 पलासी की लड़ाई। और वहां पर लड़ाई होती है जिसमें अंग्रेज हार जाते हैं। ठीक है, अंग्रेजों को जेल में बंद कर दिया जाता है, नवाब सुरक्षित रहते हैं। अब यहां पर क्या होता है, थोड़ा सा कहानी। ये खबर पहुंचती है कहां, लॉर्ड क्लाइव के पास, जो अभी मद्रास में थे। उनको जब पता चलता है कि बंगाल में इस तरह की घटना घटी है, वह अपनी 2 जहाज सेना लेकर के पहुंचता है बंगाल। और बंगाल में फिर से 1757 में पलासी के मैदान में फिर से युद्ध होती है, जिसमें अंग्रेज जीत जाता है और नवाब सिराजदौला हार जाता है।
वो बेचारे वहां से भाग जाते हैं। अब वहां पर मीर जाफर को वहां पर गद्दी पर बिठाया जाता है। किसको? मीर जाफर को। वो कठपुतली सरकार है। कठपुतली सरकार का मतलब अंग्रेज की केवल सरकार थी, सारा काम कौन देख रही थी? अब अंग्रेज। अब देखिए, बंगाल में लूटा अंग्रेज, गया अपने देश। जब वहां पर गया ईस्ट इंडिया कंपनी, महारानी पूछी कि बंगाल में तुम क्या देखा? ए भैया क्या देखा? वहां जब हम गए ना, तब पूरे बंगाल की बात नहीं करते हैं, एक छोटा सा शहर कलकत्ता, कलकत्ता में हम एक जगह पर थे, छोटे से जगह पर। वहां पर जब हम खजाना में हाथ लगाए ना, तो 300 जहाज लाए हैं उठा के, सोना चांदी हीरा जवाहरात, 300 जहाज। अब सोच लीजिए बंगाल में कितना पैसा था। तो क्या क्या 300 जहाज रुपया लाए हैं वहां से, सोना चांदी हीरे जवाहरात, ठीक है। आज सोच लीजिए वहां कितना पैसा है। वो पूरे बंगाल की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे भारत की बात नहीं कर रहे हैं, एक छोटा सा शहर कलकत्ता की बात कर रहे हैं। अरे भैया अंग्रेजवा का तो दिमागे घूर गया कि भाई भारत में कितना पैसा है, एगो छोटा शहर कलकत्ता में इतना जब धन है, तो बाकी और जगह कितना होगा। चलिए, अब अंग्रेजवा का तो नजर पूरा ठिकाना पर डूब गया, और पहली कदम थी बंगाल में जो सबसे धनी प्रदेश और उस समय का सबसे ताकतवर राजा, उस समय का सबसे ताकतवर राजा और सबसे धनी प्रदेश को अंग्रेजों ने हरा दिया। 1757 प्लासी की लड़ाई, याद रखिएगा, पूछेगा प्लासी की लड़ाई कब हुई, किसके बीच? अंग्रेज और सिराजदौला के बीच में। चलिए, अब वहां पर मीर जाफर को राजा बनाता है। मीर जाफर जो है ना, थोड़ा सा मतलब राजा तो थे, लेकिन उसी का दामाद था मीर कासिम। मीर कासिम जाके अंग्रेजों से मिल जाता है और कहता है मीर जाफर जितना आपको देता है ना वहां से खजाना, उससे ज्यादा हम देंगे, हमको राजा बनाओ। अंग्रेज बात तो लोभी था, वो कहा कि सरकारी सालाना जो टैक्स देता है मीर जाफर, उससे ज्यादा ही देगा, तो इसी को राजा बना देते हैं। मीर जाफर को हटा के और उसके दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बिठा देता है। चलिए, मीर कासिम जब राजा बन जाता है, पूरा गद्दी पर हो जाता है, तो अब वो सोचता है कि अंग्रेजवा को काहेला टैक्स देंगे, हम अपने राजा रहेंगे तो सब हमरे ना होगा, ओकरा टैक्स देने की क्या जरूरत है। तो अंग्रेजवा से लड़ना होगा, तब होगा, नहीं भगाई, नहीं तो हमको भी भगा देगा। तो वो क्या किया, गुप्त संधि कर लिया आके। इधर जो हमारा अवध था उस समय, अवध, अवध के नवाब थे सुजाउदौला, यानी हमारे बिहार के उस समय, बिहार कहिए उसको या उत्तर प्रदेश कहिए, उसके नवाब थे कौन? सुजाउदौला। सुजाउदौला के आके संधि कर लिया। इधर में था ये दिल्ली के नवाब थे बहादुर शाह जफर, उसके साथ द्वितीय, उसके साथ आके तीनों मिल के संधि कर लिया कि हम तीनों मिल के अंग्रेजवा को मार भगाएंगे। मीर कासिम विचार कर लिया। वो क्या किया, अपनी राजधानी जो था ढाका, तो ढाका से, क्योंकि अंग्रेज वहां पर रहता था, वहां पर अंग्रेज का कैंप था, आना जाना था, तो सोचा कि यहां पर रहेगा तो अंग्रेजवा तंग करेगा हमरा, तो अपन राजधानी उठा के कर देता है मुर्शिदाबाद। मीर कासिम अपनी राजधानी ढाका से हटा के कहां कर देता है? मुर्शिदाबाद। और बंदूक की फैक्ट्री खोलता है, नया नया सेना बहाल करता है। लेकिन ये खबर ना अंग्रेजवा को लग जाता है, हाँ, कि भाई ये ना हमरे हटाने के चक्कर में जो है, ये अभी अभी आया है वहां अवध से सुजाउदौला से मिल के, आई तीनों मिल के हमको हरावेगा। अंग्रेज को ये खबर लग जाता है। बस अंग्रेज आया इसको कहा, किसको? मीर कासिम को, कि दोस्त गद्दी पर बिठाए या तू ही हमरे हटाने का चक्कर में है, तू हट जाओ गद्दी से। अब लो, बेचारे को गद्दी से हटा दिया। अब मीर जाफर को कहा है तू ही बैठ जाओ गद्दी पर, तू ही ठीक है। फिर से मीर जाफर को गद्दी पर बिठा दिया जाता है। अब वहां से मीर कासिम छटपटाइल भागता है कहाँ? अवध। अवध आता है, सुजाउदौला से मिलता है, कहता है कि आपकी सेना का सेनापति हम बनेंगे, चलिए लड़ाई होगी। 1764 बिहार के बक्सर में एक युद्ध होती है, बक्सर के मैदान में, जिसको बक्सर युद्ध कहते हैं। 1764, याद रखिएगा, बक्सर युद्ध। अब बक्सर युद्ध के बाद उनमें तीनों जब लड़ता है, अंग्रेजी सेना उसमें जीत जाती है, ये तीनों हार जाते हैं। सुजाउदौला सब भाग जाता है मैदान छोड़ के, अंग्रेजवा की जीत।
अब तो ये साबित हो गया कि भाई भारत के उत्तर भारत के 3 बड़ी शक्ति एक साथ लड़ी, लेकिन फिर भी अंग्रेजों को हरा नहीं सकी। अब कौन हराए? नहीं, अंग्रेज अब ना धीरे धीरे मद्रास, मद्रास से बंगाल, अब बंगाल से अब उसका उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली तक उसकी कदम फैल चुकी थी, पूरा अपना अधिकार कर लिया। अब छोटे छोटे राजा थे, पंजाब के राजा, जम्मू कश्मीर के राजा, फलान जगह थे, लगातार उन्होंने नियम कानून बनाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे सब पर अधिकार करना शुरू किया। सबसे पहले उसने नीति लगाई तब विलय की नीति, ठीक है, विलय की नीति, फिर सहायक संधि, हड़प नीति, कई नीतियां लगाई। चलते हैं पहले हम लोग उसके सहायक संधि की बात करते हैं, फिर बाद में देखेंगे और दूसरे संधि। सहायक संधि में क्या करता था? अंग्रेज बहुत चालाक था, बहुत तेज, ओवर स्मार्ट जिसको कह सकते हैं आप। हमारे देश के राजा थे लेकिन उतने स्मार्ट नहीं थे भाई, उसके पास आधुनिक हथियार थे, तेज दिमागो बहुत ज्यादा था भाई, ऐसे नहीं वो अधिकार कर लिया। वो आया और हमारे देसी राजा को कहता था कि 500 सेना तुमको रखना है, अंग्रेजी सेना 500 तुम्हारे यहाँ रहेगी, उसका वेतन, भोजन, रहने का सब कुछ व्यवस्था तुम करोगे, ठीक है। तुम्हारे दरबार में हमारा एक आदमी भी रहेगा कि तुम क्या क्या कर रहे हो उसकी सूचना हमको देते रहेगा, लेकिन इस सेना लड़ेगा किसके लिए? तो हमरे लिए। उस सेना लड़ेगा, हमर काम करेगा, लेकिन वेतन भोजन कौन देगा? तुम दोगे। अब उससे फायदा क्या हुआ? अंग्रेज बा को जितना देसी राजा था सब के यहाँ ला के अपन अपन सेना रख दिया। जब ये युद्ध होता तो सब सेना को बुला लेता, तब बिना खर्चे का ऊपर सेना को चल रहा था। सेना का खर्चा जो होगा भाई कौन दे रहा था? देसी राजा, उसको तो कोई खर्च देना नहीं था, है ना। अब यहाँ पर बहुत सारे क्या किए कि देसी राजा जितना था बहुत सारा राजा स्वीकार कर लिया, जैसे कानपुर के नाना साहब, उनकी इस नीति को स्वीकार कर लिए, किसके? सहायक संधि को। और सारे राजा स्वीकार कर लेते हैं और धीरे धीरे अंग्रेज ने क्या करता है, पूरे राज्य को अपने चंगुल में फंसा लेता है। जो राजा इनकार कर देते कि तुम्हारी सहायक संधि को हम नहीं मानेंगे, तुम्हारी सेना को नहीं रखेंगे, उस पर वो आक्रमण कर देते थे, लड़ाई कर लेते थे और उसको हरा के उसको जीत लेता था। और हमारे देसी राजा क्या होते थे कि सब आपस में तो लड़ ही रहे थे, तो कोई किसी की मदद नहीं कर रहा था। सबसे बड़ी बात यहां ये होती थी, तो अंग्रेज को और फायदा होता था। बाद में सहायक संधि के बाद विलय की नीति निकाली जाती है। अब विलय की नीति में क्या था भाई? जैसे डलहौजी जब आया था हमारे यहाँ, तो डलहौजी नियम निकाला कि जिस देसी राजा को अपना बेटा नहीं है वो दत्तक पुत्र नहीं लेगा गोद। मतलब कोई दूसरा का, पड़ोसी का, रिश्तेदार का, किसी का बेटा को गोद ले लेता था और फिर उस राजा का मरने के बाद वही राजा बन जाता था। जैसे मान लीजिए किसी को अपना बेटा नहीं था तो वो किसी से बेटा ले लेता, गोद उसी को पालन पोषण करता, बाद में राजा का उत्तराधिकारी वही बन जाता। तो नियम लगाया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, अगर देसी राजा के अपना बेटा नहीं है तो उसके बाद उस राज्य को कंपनी राज्य में मिला लिया जाएगा। मतलब कि बिना लड़ले वो राज्य में आ जाएंगे हम, वो राज्य हमारी तरफ में आ जाएगी। और संयोग की बात थी कि डलहौजी देखा कि उस समय बहुत सारे ऐसे राजा थे, उसके अपने पास राजा का बेटा नहीं था, बेटी भी नहीं था ना, तो इसीलिए वह राज्य जो है ना कंपनी राज्य में मिलते चला गया। इस तरह से अंग्रेज धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना एकाधिकार फैला लिया। और यहाँ बहुत सारे चीज थे, तनिक मनिक नहीं, यहाँ देश में ना बहुत सारा खजाना था। वो खजाना को जब वो देखा था ना तो उसको लगा था कि यहाँ पर चल, और यहाँ की जो मिट्टी थी, कृषि थी ना, सब अच्छी थी। सबको वो चाहता था कि सबको क्या करना है, उपजाऊ बढ़ेगी और खेती बाड़ी करवा करवा करके यहाँ से कच्चा माल वो सस्ते में खरीदता था और महंगे में वो बेचता था, बहुत फायदा कमाया था। तो शॉर्टकट कहानी थी। चलिए, तो आप पढ़ रहे थे कि अंग्रेज भारत में जब आते हैं किस तरह से अपना अधिकार वह जमाते हैं और कैसे कैसे घटना घटती है। अब चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि शॉर्टकट हम खींचे हैं क्योंकि हमें चैप्टर में पढ़ना नहीं था, इसीलिए थोड़ा सा अब आगे चलते हैं। अब क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग 1857 यानी 1757 में पहली वो लड़ाई लड़े थे और अंग्रेज पहला अधिकार किया, धीरे धीरे पूरे भारत पर उसने अधिकार कर लिया। अब चलते हैं 1857 में आ जाते हैं।
उस समय ना एक भविष्यवाणी होती है। भविष्यवाणी मैंने कुछ लोग ऐसे कह रहे थे, लिख दिए थे किताबों में कि अंग्रेजों के शासन के 100 वर्ष बाद अंग्रेज का शासन भारत से खत्म हो जाएगी, है ना। यानी 1757 में वो पहली लड़ाई लड़ी गई थी, अब 1857 का दिन था, तो इसलिए सोच रहा था सब लोग कि ई बार तो अंग्रेज को हम मारिए भगाएंगे, है ना। और उस समय क्या होता है कि अंग्रेज का लगभग पूरे देशों पर अधिकार था। बहुत जगह देसी राजा भी थे, लेकिन अभी उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। पूरे लगभग उत्तर भारत में या दक्षिण भारत भी रख सकते हैं आप, उनमें एक भावना जागृत हुआ था कि अंग्रेजों को हमें भगाना है। 1857 की बात है, और इसके विचार हो चुके थे कि हम लोग ना ये 23 मई को एक बार हम लोग अंग्रेजों पर आक्रमण करेंगे और अंग्रेजों को हम लोग हरा देंगे। कहानी ठीक ठाक है, लेकिन इसी बीच क्या है कि सब लोग आपस में संगठन बना रहे थे, विचार कर रहे थे, सब देसी राजा। अंग्रेज इसी बीच एक नई बंदूक चलाती है। अंग्रेज एक नहीं, उसका नाम है एनफील्ड राइफल। जो बंदूक नहीं चलाती है ना, उसका नाम था एनफील्ड राइफल। वो राइफल ना दूर तक मार करने वाली थी। पहले जो थी कम थी, लेकिन ये क्या थी, दूर तक मार करने वाली। तो उसमें एक नियम था कि जो कारतूस छोड़ना होता ना, उस पर चमड़े का एक खोला लगल रहता था, दांत से काट के तब उसको भर के तब गोली छोड़ना पड़ता था। अब उस समय क्या हुआ कि जितने सेना थे, अंग्रेज ना पहले ही क्या कर दिया था, एक नियम लगा दिया था कि जो हिंदू सेना होगी वो अलग रहेगी और जो भारतीय मुसलमान है सेना वो अलग रहेगी। दोनों को अलग कर दिया। तो दोनों की बटालियन अलग अलग रहती थी, हिंदू सेना अलग रहती थी, मुस्लिम सेना अलग रहती थी। उस समय गोली जब चलाया, ये नया कारतूस जो चलाया, तो दोनों में ही भावना फैल गई, हिंदू में भी और मुस्लिम में भी, कि इन अंग्रेज बात जानबूझ के ऐसा किया है। पहले तो हम लोगों को अलग किया, हिंदू वाला बटालियन में देता है गाय के चर्बी का बना हुआ कारतूस, इस्लाम वाले में देते हैं सुअर वाले। दांत से जब हम काटेंगे तो हमारा धर्म क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अब ये भावना फैल गई, तो सब लोग जो है विचार करते थे, सब 30 रुपया, सब विचार करते थे कि अंग्रेजों को भगाना है, मारना पीटना है, इस तरह की बातें सब कर रहे थे। और सब सेना में भी गुटुर गुटुर हो रहा था कि सब ना हम लोगों के धर्म को नष्ट कर रहा है, सब आदमी विरोध कीजिए। सबका हाँ करेंगे करेंगे करेंगे। ओकरे में एगो मंगल पांडे नामक एगो व्यक्ति था। मंगल पांडे जाति के पांडे। क्या होता है, 10 मई को उनको कहा जाता है गोली छोड़ने के लिए। वो कहते हैं हम गोली नहीं छोड़ेंगे। अंग्रेज हंटर समझ रहे हैं ना, धर के दिया, 2-4 डंडा लगा दिया, चोट लगा बेचारे को, दर्द हुई, हाथ में तो बंदूकें था, उसी को मार दिया। नहीं होता भाई, मारिएगा तो चोट तो लगबे नहीं करेगा। एकदम मार दिया गोली ठचाक से, आज जैसे मारा बवाल हो गया। होने से 2 अंग्रेज बाद दौड़ा लाया, दोनों को गर्दनिया पकड़ के ऐसे करके, वो ना होता है बाली जगती, दोनों को गर्दन पकड़ के नचाने लगे, ममोरने लगे। वो बेचारा तौर में दुबकल अंग्रेज। भारतीय सेना था, मंगल पांडे पूरा ताकतवर आदमी था, लंबर लंबर मोछ रख लेता एकदम पूरा। हाँ, अंग्रेज बात नहीं, आदमी धर के दबा के गर्दन ऐंठ दिया, बेचारे उधर उलट गए। लेकिन क्या हुआ कि और सेना, जो भारतीय सेना थी ना, वो इनकी मदद नहीं किया। सबसे बड़ी बात, सबसे गलती वहां पर यह थी कि इनकी और सेना मदद नहीं किया। अब अंग्रेजी सेना दौड़ कर आई, एक अधिकारी दौड़ कर आए और इनको पकड़ लिया और इन्हें फांसी दे दी जाती है। ये सैनिक विद्रोह के नाम से वहां से। लेकिन उसके बाद जितने देसी राजा थे और सेना था, पूरा बवाल हो गया। पूरा बताएं कि जो बैरकपुर छावनी थी जहां ये घटना घटी थी, वहां से लेकर पटना से लेकर के दिल्ली तक जितना अंग्रेजी ठिकाना था, आग लगा दिया गया। सेना को पकड़ पकड़ के कुब कुब के मारा गया, पूरा कुह कुह के अच्छा से। हाँ, आप मारता था से जान से नहीं मारता था, पूरा मारेंगे दर्द होगा तो रात समझ में आएगा कि कैसे हमारे भारतीय का मार होता है। पूरा अधमर्रू मार मार के रखता था। हाँ, सब सेना अपन घर और लगा के, गेट उट लगा के पहले अंदर में छुपल रहता था। ये पूरा गया धर के, नहीं निकलेगा तो आगे लगा देंगे तोरा। पूरा बवाल हो गया। सब पहुंच गया कहाँ, दिल्ली। दिल्ली के नवाब थे उस समय बहादुर शाह, उसको
कहा कि हम आपको नेता चुनते हैं, आप हमारा नेतृत्व कीजिए। इधर उत्तर प्रदेश में थे नाना साहब, झांसी की रानी, और लोग थे। बिहार में थे बाबूवीर कुंवर सिंह और पीर अली पटना में, है ना। इस सब लोग मिल के आंदोलन शुरू कर दिए। पूरा तहलका मच गया। अंग्रेज को लगा कि भाई ये सब तो मार के हमको मुआ दिया है। हाँ हाँ हाँ, मुआना का मतलब पूरा, हाँ पूरा पीटा है। तो ये जो है उस समय क्या कि तुरंत जो है मतलब इंग्लैंड से बहुत सारी सेना को मंगवा लिया जाता है। अब मंगा करके इस पर नियंत्रण किया जाता है। बहुत सारे सेनाओं को मार दिया जाता है। बहुत सारे देसी राजा को पकड़ के जेल बंद कर दिया जाता है। जो बहादुर शाह था जफर, उसको भेज दिया जाता है रंगून जेल। रंगून जेल भेजने के बाद वहीं रखता है। और इसके बाद एक जेल है रंगून में, वहां बर्मा में कि दिल्ली से उसको उठा के भेज दिया कि तुम हटल रहेगा तो संगठन नहीं ना होगा, हल्ला बवाल नहीं ना होगा, तो बवाल ही आदमी है, तू यहाँ रहेगा बवाल करवाएगा, तो तुमको हम भेज देते हैं ऐसा जगह ना जहाँ कोई जेबे नहीं करेगा। आकर दूगो बेटा था, पूरा गर्दन काट के अंग्रेजबा और वहां भेज दिया किसको, रंगून जेल में राजा को। कहा देख लो, अगर अगले बार से अगर तनिका खचराई किया तो बेटा का गर्दन तुमने देख लिया ना, तो रो गर्दन काट देंगे इसने। ला भलैया, सारा राजा देसी शांत हो गया कि ये अंग्रेजबा खूंखार आदमी है, गर्दन यार काट देता है भाई। नहीं, पूरा बवाल तो हो जाता है, शांत तो हो जाता है, लेकिन देश में आक्रोश कम नहीं होता है, लेकिन शांत तो हो जाता है। ये था 1857 की क्रांति। अंग्रेज कहते हैं कि सैनिक विद्रोह था, हम लोग कह रहे थे स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई थी। हमारी कहना क्या है भाई, स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई है। वो कह रहा था सैनिक विद्रोह है। चाहे कुछ रहे, अंग्रेजबा को पूरा जड़ उखाड़ दिए थे, हिला दिए थे। उखाड़े नहीं थे लेकिन हिला जरूर दिए थे। हाँ, अब क्या होता है सो देखिए। पूरे देश में छिटपुट घटना है, लड़ाई चल रही थी, छिटपुट। कहीं मुंडा विद्रोह, कहीं कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, सन्यासी विद्रोह और कोनो कोनो विद्रोह चलते रहता था। हाँ, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ए.ओ. ह्यूम। वो अंग्रेज अधिकारी थे भारत के, लेकिन अंग्रेज अधिकारी थे। जब वो रिटायर होते हैं ना, तो रिटायर होते हैं तो वो बैठे बैठे एक दिन सोचते हैं कि हमारे देश में अंग्रेज के खिलाफ ना आक्रोश की भावना है, लेकिन देश में संगठन नहीं है। देश में अगर संगठन हो जाए ना तो हमारी आजादी की लड़ाई ना तेज हो जाएगी। तो ये अंग्रेज से वो कहते हैं कि भैया, ये जो आप लोगों से लड़ता है भारतीय है, तो कुछ उपाय नहीं करते हैं आप? तो क्या उपाय? एगो संगठन बनाना दीजिए, उस संगठन का काम रहेगा कि जो भारतीयों को कुछ भी मांगना होगा वो आपको नहीं कहेगा डायरेक्ट में, उस संगठन को कहेगा। संगठन का आदमी आएगा, शांति ढंग से आपसे मांग करेगा, आप उसकी बात को पूरा कर दीजिएगा, जो अच्छा लगेगा करिएगा। अंग्रेजबा कहा ये बात तो ठीक है कह रहा है ये आदमी। उनका मन था कुछ और ही। हाँ, सुनिए, अब उनका विचार था कि देश के लोगों को एक करना है। वो जा करके अब पूरे देश के जितने छोटे छोटे नेता थे, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, उधर राजस्थान, गुजरात, उधर से ले लीजिए दक्षिण भारत में केरला, तमिलनाडु, सब लोगों को सूचना दे दिए कि आप लोग ना 31 दिसंबर के दिन मुंबई के संस्कृत कॉलेज में हम लोग सब आदमी जुटेंगे, एक सभा होगी। हाँ, वही होता है कि सब आदमी 31 दिसंबर 1885 को पहुंचते हैं कहाँ, मुंबई के संस्कृत कॉलेज में। सब देसी जो वहां पर नेता होता था सब पहुंचता है। सब आदमियों को मिला के एगो नया संगठन बनाया जाता है। उसका नाम रखा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चलिए, देश का एक सबसे बड़ी संगठन बना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं जिनका नाम था बोमेश चंद्र बनर्जी, शॉर्टकट में कहते हैं WC बनर्जी। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब? इसके मतलब स्थापना किसने किया?
नहीं 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 नहीं, उनका नाम था ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. स्थापना किया था ए.ओ. ह्यूम, लेकिन उसके अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, भूमेश चंद्र बनर्जी। हो गया, याद रखिएगा, ये सबको नोट कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा, जो इंपोर्टेंट चीजें हैं। तो अब क्या होता है कि अब इस संगठन ना पूरे देश में घूम घूम करके ना साल में एक बार जो है बैठक होती थी इसकी। इसमें जो भी दिक्कत होती थी इमरजेंसी आपातकालीन, तो डबल बैठक हो जाती थी, दोबारा बैठक हो जाती थी, है ना। तो इस तरह से बैठक चल रहा था। अंग्रेज इसी माध्यम से अपनी बात अंग्रेज इसको रखता, या भारतीय लोग इसमें शुरू में नहीं नरमी दिखाया। कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अंग्रेज को कहता था कि भाई शासन आप करते हैं ठीक बात है, लेकिन शासन में थोड़ी सुधार करिए ना, हम लोगों को भी बराबर का अधिकार दीजिए, हम लोग भी आपके साथ मिलजुल के रहेंगे, है कि नहीं। तो शुरू में तो अंग्रेज बड़ा अनुनय विनती से आया था, लेकिन बाद में तो उसको शोषण की नीति अपना ली थी। तो वो क्या करता था कि हमेशा उल्टे पुल्टे काम करता रहता था। भारतीय जो कहता वो धीरे धीरे उनके लोगों में आक्रोश की भावना। तो शुरुआत के दौर में थे बाल गंगाधर तिलक, सॉरी ये गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखिएगा, उनको गुरु मानते थे, ठीक है। तो वो लोग थे, तो उनका विचार था कि शांति ढंग से कोनो बात होगा ना तो अंग्रेज को कहेंगे, अंग्रेज हमारी बात मान जाएगा, कहानी चलेगी ठीक ठाक से, नहीं। तो शुरुआत में, बाद में दो चार गो उसमें नहीं होता है समाज में, एक आध गो उचक्का आदमी खुरपाती, तो उनमें आ गए बाल गंगाधर तिलक जी। वो कहे कि है ऐसा थोड़ी होगा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे हम लेकर रहेंगे, ये हमारा देश का आज़ादी की बात है, हम लेकर रहेंगे। वो नारा दे दिए, और लड़ाई अंग्रेज से फिर हो जाता था। इस बीच में कई बार लड़ाइयाँ होती है। चलिए, छीट पुटी घटना चलते रहता है, अंग्रेज का जो शोषण की नीति है वो चलते रहता है ना। हम लोग उस समय क्या होता है कि बहुत सारे देसी राजा हैं, ठीक है ना, तो उसका मान सम्मान तो गया ही, सेना का साथ शोषण हो रहा था, हमारी शिक्षा पद्धति गड़बड़ा गई थी, हमारे देश के लोगों को ना जो हिंदू या इस्लाम थे उसको कहता था कि सब बैल आदमी है, सबको बुझने नहीं आता है, बैला है, और हम सभ्य आदमी हैं, हमारा जो है इस सबको समझाना हमारा काम है, अंग्रेज हमको कहता था। हाँ, हम लोगों को समझ, हाँ, ऐसे ऐसे भारतीयों को कहता था कि तू लोग को बुझने ही नहीं आता है, तू लोग बैला आदमी है, हम सभ्य हैं, एक तो देखो सूट बूट हम पहनले हैं कि नहीं, अखिलगर बुद्धिमान है, तोरा जो है समझाना हमार काम है, ये कहता था। एक आध गो है में अपने भारतीय में से मिल जाता था, उचक्कार खुखरी यार लेके दौड़ता था, काटिए देवा तोरा अब। हाँ हाँ, चलिए आई किताब की ओर। बुआ जी बुआ जी बुआ जी, खुखरी खुखरी काटे वाला, नेपाली वो तलवार होती है, नेपाल की तलवार होती है, उसको कहते हैं खुखरी, ठीक है ना, काटने वाला होता रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे, हाँ ऐसे करके काट देता है। चलिए आई किताब की ओर। तो अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा अपने अब चैप्टर पर थोड़ा सा चलेंगे। आए शायरी नहीं बोले क्या? अरे भाई देखिए, चलिए देखिए, बच्चे लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा शायरी हो जाए सर। देखिए, चल यार एक नई शुरुआत करते हैं, देखिए चल यार एक नई शुरुआत करते हैं, अभी नई शुरुआत चलेगी, जो उम्मीद जमाने से की थी वो अब खुद से करते हैं। देखिए, हमने उम्मीद लगा रखा था दूसरों से, अब दूसरे से उम्मीद नहीं, अपने से करना होगा, ठीक है, इसीलिए सब लोग अपनी अपनी काम करिए खुद से। अब आ जाएंगे मेरे भाई किताब पर, जो चैप्टर हमारा कह रहा है उसकी तरफ चलते हैं। ये तो अभी टेलर था, अब यहाँ से वास्तविक फिल्म चलेगी। हाँ हाँ टेलर, अरे वो तो कम, वो तो हम शॉर्ट कट खींच दिए हैं, क्योंकि पूरी कहानी हमें कहना नहीं था, लेकिन हम शॉर्ट कट खींच के लाए हैं जल्दी जल्दी वहां से, ठीक है ना। आइए किताब की ओर। ऐसे आप लोगों को पहले भी पता होगा ही, मजा अब आएगा पढ़ने में। देखिए क्या होता है कि जैसे हिंद चीन में लड़ाई चल रही थी, तो हिंद चीन में जैसे देश आजाद हुआ, रूस में जो जारशाही शासन का अंत हुआ, अमेरिका में जैसे अंग्रेजों को मार के भगाया गया था, आप पढ़े होंगे कहानी, हम सुनाए होंगे आप लोगों को कभी, अमेरिकी स्वतंत्रता, अमेरिका पर किसका अधिकार था भाई? अंग्रेजबा को अधिकार था।
यही लॉर्ड डलहौजी जो हड़प नीति लगाया था, अमेरिका में उसको इतना मारा कि लंगटे उंगटे करके भेज दिया था वो। हाँ, वो जहाज में उसको कपड़ों नहीं दिया, उसको ऐसे ही ठूस दिया, कहा जाओ तुम ऐसे ही। अमेरिका से लंगटे आया, लंदन में कपड़ा पहना हुआ, यहाँ आकर के हमरे यहाँ लगाया हड़प नीति। अरे भाई हम लोग कमजोर हैं तबे ना, हम हूं तो बताएंगे बाद में, आगे चलते हैं। तो अब क्या होता है कि ये सब जो कहानी भारतीयों को जब मालूम होता है तो इन लोगों में एक भावना जगती है कि जब अमेरिका वाला जीत सकता है तो हम काहे नहीं अंग्रेज से जीत सकते हैं भाई। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि अमेरिका इसलिए जल्दी जीत गया था क्योंकि अमेरिका में अभी अभी अंग्रेजवाद गेबे किया था, उसका पैर पूरा जंबो नहीं किया था, है ना, वो पूरा जगह अपना अधिकार कर भी नहीं पाया था। और वहां में एक क्या हुआ कि बहुत जल्दी ही वहां के 13 उपनिवेश थे, 13 उपनिवेश में एकता आ गई थी, तो उस जल्दी जीत लिया था। लेकिन हमारे देश में तो 700 छोटे छोटे राजा थे और सब में एकता तभी आना ही बाकी था, और तब तक अंग्रेज बाद 200 बरस बिता लिया, यहाँ पूरा जम गया था। वो तो 16वीं शताब्दी में आया था, 1600 ईस्वी में आया था। अभी हम लड़ रहे थे 1919 में। अरे भाई इतनी लंबी बात, 200-300 बरस रह गया, पूरा पूरा इंडिया के नस नस के बारे में जान गया था, यहाँ के लोग का विचार क्या है, कैसे फुटका फुटका के लड़ाया जाएगा, सब विचार जान गए थे ना। इसीलिए हम लोगों को थोड़ा सा लंबा लड़ना पड़ा है, चाहे जो भी है, लड़ाई तो बड़ी मजे से हुई है, पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। चलते हैं। 1885 में एक संगठन बनती है और 1919 से 47 तक लगातार गांधी युग चलता है। चलते हैं, जहां से कहानी है वहीं से शुरू करते हैं। देश में तो लोगों के आक्रोश की भावना थी। गांधी जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तब आगे चलेंगे, हम लोग कल पढ़ेंगे। गांधी जी का जन्म कहाँ होता है बताइए? 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। देखिए उनके पिताजी ना जो मोहनदास जी थे, वो क्या थे? गुजरात के राजकोट के दीवान थे। दीवान का मतलब होता है आज के मुख्यमंत्री के बराबर के पावर, यानी कहने का अर्थ है तनी मनी को छोटका मोटका आदमी नहीं थे, एक मुख्यमंत्री के बेटे थे गांधी जी भाई। उस जमाना में वो हीरो नंबर 1 थे। भाई को शादी हुआ था तो इनको जींस फुल पैंट पहनने को मिला था गांधी जी को। अरे ऐसे ना, अभी अभी उनको माथा में केस नजर नहीं आता है, लेकिन एक जमाने में वो भी जवान होंगे, केस उस पूरा होगा हरियर। हाँ, हंसने की क्या बात है। सोना का घर ही मिला था, वो पहन के हीरो बनते थे गांधी जी। चलिए, इनके पिताजी चाहते थे कि हमारा बेटा ना बैरिस्टर बने। बैरिस्टर, बैरिस्टर यानी कि जज से ऊपर का पद होता है बैरिस्टर, ठीक है ना। तो गांधी जी क्योंकि दीवान के बेटे थे तो राजा एक हुए, तो वो चाहते थे कि हमारा बेटा क्या बने? बैरिस्टर। इसीलिए उस जमाने में तो कम में उम्र में शादी होती थी। गांधी जी 11 वर्ष के, कस्तूरबा गांधी 13 वर्ष के शादी करा दी जाती है। हाँ, गांधी जी से हल हंसने की बात नहीं, 11-13 वर्ष के गांधी जी थे, उनकी शादी हो जाती है। सुनिए सुनिए, गांधी जी इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए कहाँ जाते हैं? लंदन। लंदन से पढ़ के पढ़ाई करके आते हैं, और जब पढ़ाई करके आते हैं 1891 ईस्वी में, तो यहाँ पर पैरवी मतलब केस उनका चलने लगता है, वकालत। तो पहले देख क्या होता है ना कि पहले आप वकालत करिए, वकालत करने के बाद आप 10 साल वकालत कर लीजिएगा तब जज बनिएगा। डायरेक्ट जज नहीं बन सकते हैं आप, पहले 10 साल का आपको डिग्री होनी चाहिए, तब जज का, तब बैरिस्टर। तो ये पहले वकालत करने लगे। एक केस की पैरवी के लिए इनको जाना पड़ा कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। तब पत्नी को ही ले जाते हैं। जब वहां जाते हैं ना दक्षिण अफ्रीका में, तब पहले दिन ही ट्रेन में बैठ के जा रहे थे, तब पहले ट्रेन की टिकट इनको मिली हुई थी पहली बोगी का। तब पहले बोगी में उस जमाने में ना अंग्रेज का वहां अधिकार था, वहां भी तो ये जाते हैं। तो अंग्रेज भाई इनको देखता है, इनका रंग था करिया एकदम कोयला बराबर। तब भारतीयों को तो कहता था कि जे ये करिया करिया आदमी है, और गौरव का वो अपने अंग्रेज अपने आप को समझता था। गांधी जी को कहता है ने कहा? तो गांधी जी ना टिकट निकाल के कहते हैं प्रथम बोगी का टिकट है, ये हमें बैठेंगे, हम वकील हैं। अंग्रेजवा कहता है वकील है, अच्छा रुको। इनका एगो टंगरी पकड़ता है,
पैरे भरे कमर के भरे घिसिया ले नीचे उतार देता है आ प्लेटफॉर्म पर फेंक देता है। गांधी जी मुंह देखते, गांधी छोटे कद के आदमी, पतला दुबला आदमी उस जमाने में, हाँ उनको फेंक देता है इनको। कस्तूरबा गांधी जी उठाते हैं, उठिए उठिए क्या हुआ चलिए अब क्या होता है, सुनिए। अब गांधी जी रात भर बेचारे जो है वहां पर एक होटल में इंतजार करते हैं। होटल वाले को कहते हैं, भारतीय का होटल था, उनको कहते हैं देखिए हमारे साथ ऐसा हुआ है। वो बेचारा तनिक चूहो चाने करता है, तो वो तो बुझता था कि तू तो अभी नया नया आइबे किया है, यहाँ क्या क्या होगा तो तोरा अभी पते नहीं है, अभी तो शुरुआते तो रहा है, देखो ना कैसे होता है, तो अंग्रेज के यहाँ आया है ना, अभी अभी नया नया वकालत किया, तुमको अभी कहाँ पता है अंग्रेज वाकेशन खतरनाक है। तो गांधी जी वहां पर बैठल रहते हैं सुबह होती है, जहाँ इनका डेरा था आराम से जाते हैं, तो जाने लगते हैं ना, तो टमटम के जो है ना पीछे वाला जो होता है जहाँ पर पैर रखता है लोग, एक बीच में रहता है ऊंचगर जो पर बैठता है, और नीचे दोनों तरफ आगे पीछे रहता है पैर रखने वाला बगही टमटम। टमटम में गांधी जी को नीचे बिठाया जाता है, वो पैर वाला पर, कहता है ऊपर नहीं बैठता है, करीबा करीबा नीचे बैठता है, गोरखा लोग ऊपर बैठता है। हाँ गांधी जी जो है, गांधी जी बैठते हैं नीचे। अब वहां पहुंचते हैं, अब वकालत करने के लिए जब जाते हैं कोर्ट में, तो गांधी जी को पगड़ी बांधे हुए थे, मुरेठा अपना, जानिए भारत वाला बात, वो गमछा के पूरा चौड़ के बांध लेता है लोग, गांधी जी बांध लेते। वहां जाते हैं तो वो कहता है पहले इसको खोलो, ये पगड़ी उतारो। अब पगड़ी उतारने मतलब इज्जत उतारना। गांधी जी को नहीं बात खल जाती है, इनको टंगड़ी पकड़ के खींचा था कोनो दिक्कत नहीं था, बघी में नीचा बिठाया तो कोनो दिक्कत नहीं था, सड़क पर किनारे मतलब चलने के लिए कहा गया, जहां पर पैदल लोग चलता है साइड से, मेन रोड पर नहीं चलना है, आपको किनारे किनारे चलना है, करीब लोग नीचा चलता है। अब ऐसा बात, तो गांधी जी को दुख नहीं हुआ, लेकिन जब वो वकालत करने गए और वहां पर जब इनको कहा गया कि तू नीचे उतर के चलो, गांधी जी को लगा कि हमरे साथ ना बड़ा अन्याय हुआ। ये कहते हैं, सोचते हैं जब वकालत करके आते हैं ना, तो सोचते हैं क्या किया जाए, कौम के लिए लड़ा जाए या छोड़ दिया जाए। बड़ा सोच विचार के बैठल बैठल एगो टॉस उछालते हैं, अपने मन को तसल्ली देते हैं, क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए लड़ा जाए, छोड़ दिया जाए लड़ा जाए। टॉस उछाल के कहते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं लड़ा जाए। फिर क्या करते हैं, वहां के जितने भारतीय लोग थे जहां वहां पर पहले से ऑलरेडी थे, सबको सूचना देते हैं, गांधी जी सबको बुलाते हैं, कुछ लोग आते भी हैं, और जब ये बात गांधी जी कहते हैं तो सब लोग सहयोग देता है। सबसे बड़ी बात वहां महिला सहयोग देती है, सारी महिलाएं जो है ना अपनी आभूषण सोना चांदी का जो गहना उन्हें पहन लेती। और टाइम में तो भारत में कितना सोना चांदी था, कोनो ठीक है ना, शादी ब्याह होता था, ए ओकरी मम्मी यार इतने मोट के सिकरी यार देती थी। अभी देखिए पुरन की महिला सबको पहुंची, और कौन कौन चीज, हाँ डरकस हार बहुत देती है। हाँ हाँ, हमारे बगल में एक राय जी है, उनकी जो जो आज सुबह पैसा देने आई थी औरत, उनको जो पहनती है ना, शादी ब्याह होता है तो एगो इतना मोट के चांदी का हौसली पहनती है, इतना मोट कैसे, वो बढ़िया को मिला था शादी में। और उसके बाद एगो एगो सुनिए ना, चांदी के इतने मोट के सिक्का वाला जो है, ऐसे करके है पूरा, और पूरा हाँ, और उसमें पूरा सिक्का लगा हुआ है, वो भी पहनती है, शादी यार होता है तो ये औरत पहनती है। उस जमाने में बहुत सोना चांदी था, सारी महिलाएं जो है ना कस्तूरबा गांधी के अचरा में दे देती है कि आप लीजिए, पैसा को बेच के पैसा बना के ऐसे लड़िए अंग्रेज से। गांधी जी का मनोबल बढ़ गया, गांधी दक्षिण अफ्रीका में लड़ाई शुरू कर दिए। कुछ भारत में उनकी खबर हुई थी, लेकिन अभी तक पूरा खबर नहीं हुआ था भारत में, लेकिन कुछ खबर हो चुका था। तब भारत से भी कुछ इनको सहायता मिलने लगा था, कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में। दुर्भाग्यवश लड़ाई वहां चल ही रही थी, उन्हें सफलता वहां नहीं मिलती है। वहां पर गोरे और काले का जो भेदभाव था उसका ये विरोध कर रहे थे, लेकिन गांधी जी को बाद में सफलता मिलती है, उस समय सफलता नहीं मिलती है, लेकिन बाद में। अब आ जाता है 1914 का प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध जब होती है तो गांधी जी अपना दक्षिण अफ्रीका छोड़ के चल आते हैं अपन देश, क्योंकि लड़ाई सब जगह थी, पूरे देश में हो रहा था, विश्व युद्ध का मतलब सब जगह लड़ाई। गांधी जी को बुला लिया जाता है, वापस आ जाइए। वहां कुल 21 वर्ष रहते हैं, 93 में गए थे, 1914 में वापस आए, 1893 को गए थे दक्षिण अफ्रीका, याद रखिएगा। 1821 91 को पढ़ के वापस आए थे लंदन से। 93 को कहा गए, दक्षिण अफ्रीका, वापस 21 वर्ष बाद आए 14 में वापस आते हैं ना गांधी जी। तो गांधी जी को मतलब सोचते हैं कि ना ये भारतीय राजनीति से हमको कोई लेना देना नहीं है, वो अलग रखते हैं अपने आप को, अंग्रेज की मदद करते हैं उस समय।
अंग्रेज उस समय हम लोगों से चाल चली थी थोड़ी सी। उस समय महारानी एलिजाबेथ कोई होगी, 5वीं 10वीं कोनो नंबर की होगी, वो रानी थी ना, हम लोगों को कह दी थी कि देखो भारतीय लोग, तू लोग ना अगर हमको इस आजादी में अति लड़ाई में अगर साथ दे दोगे, अगर हम जीत जाएंगे तो तुमको हम आजादी दे देंगे। 1914 वाला में गांधी जी इधर से वापस आ गए थे। तो गांधी जी अंग्रेज की सहायता कर रहे थे। गुजरात में उन्होंने एक साबरमती आश्रम की स्थापना भी किए थे 1916 में। वापस आए कब? 14 में। वहां गुजरात में जो है ना लोगों की सहायता की, अंग्रेज की सहायता की। वहां पर एक एम्बुलेंस सेवा शुरू की अपने गांधी जी। तो गांधी जी के कार से प्रेरित होकर के अंग्रेज इनको देखा कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, बेचारे हमारी मदद कर रहे हैं, तो इन्हें केसरे हिंद की उपाधि दिया था। केसरे हिंद, याद रखिएगा, 1915 में गांधी जी को मिला था केसरे हिंद की उपाधि। 1916 में उन्होंने साबरमती के आश्रम की स्थापना की। ठीक है, लेकिन उससे तनका सा पहले चलते हैं। अंग्रेजवा क्या किया, 1857 में जो लड़ाई हुई, तो 1857 की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम तो साथ मिलकर लड़ा था। उससे पहले अंग्रेज का मन कैसा था सो देखो। वो देखा भारत में जब आया तो देखा कि ज्यादा तो मुसलमाने राजा है, ज्यादा मुसलमान राजा है, और सब मुसलमान को हरा हरा के गद्दी पर हासिल कर रहा था। तनी मनी हिंदू राजा था, और ज्यादा किसका शासन था भारत में? मुसलमान राजा को। तो मुगल वंश के शासक अर्थ था। तो उस समय वो अंग्रेज था, तो धीरे धीरे सब जगह मुसलमाने राजा हुआ। तो अंग्रेजवा सोचा कि भारतीय मुसलमान तो हमारे कहियो पक्ष देगा नहीं, क्योंकि सब राजा को हराए हैं मुसलमान सबको, तो ये हमारा कहियो साथ देगा। तो उस समय शुरू में हिंदू का साथ दे रहा था। 1857 में हिंदू जब का विरोध में लड़ा मंगल पांडे, अब पूरा सेना उना लड़ गया, तो सोचा कि रे भाई ये तो हिंदू तो बिसा है, दूधो पिलाते हैं कि हमरे काटता है। तो कहा कि अंग्रेजों को पटाओ, ये सॉरी मुसलमानों को पटाओ। अंग्रेजवा सोचा कि मुसलमान को पटाओ तो ठीक रहेगा। तो कही कैसे? उस समय एगो नेता थे मुसलमान के, सर सैयद अहमद खां, है ना, वो नेता थे। तो उसको जाके अंग्रेजवा कहा कि भाई तू मुसलमान का भलाई चाहता था कि नहीं था? सुनिए सुनिए, तू मुसलमान का भलाई चाहता है ना? तो कहा हाँ ये तो हम चाहते हैं। तो तोरा बात मानता है ना सब? तो हाँ मानता है। तो ऐसा करो, तू कहो कि अंग्रेज का बात सब मानेगा, हमारी बात को मानेगा, तो सबको हम मुसलमान सबको नौकरी उकरी देंगे। अच्छा, वो कुछ गलती करेगा तो हम उसको सजा नहीं देंगे। हाँ, तो सर सैयद अहमद खां जो है किसके तरफ मिल गए? अंग्रेज के। तब भारतीय इस्लाम उसकी तरफ मुड़ गए। ठीक है, चलिए, सोचा कि भारतीय दोनों मिल के लड़ा है। सबसे ज्यादा मुसलमान था उस समय बंगाल में। तो मुसलमानों को अलग करने के लिए अंग्रेजवा क्या करता है, वो चाल चलता है। उस समय जो है कहता है कि देखो बंगाल बहुत बड़ा प्रदेश है, क्योंकि उस समय बिहार, उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल और जो बांग्लादेश है वो सब एक था। ये 5 गो राज्य जो था ना, सब मिलके एगो था। तो वो सोचा कि इसमें ना हिंदू मुसलमान को अलग करना है, कौन बुद्धि से लगाएंगे? अगर डायरेक्ट कर देंगे ना तब लड़ाई फिर बढ़ जाएगी। तो इसलिए वो कहा कि देखो, अंग्रेज बना बहुत तेज आदमी था, छुरा रखता था हीरा वाला, और ऊपर से रेशम के कवर लगेले रहता था, और रुइया भी लगेले रहता था त्वर में। छुरा भोंक देता था, खून बहता था, रुइया पी लेता, ऊपर से रेशम है, तोरा तो हम मदद कर रहे हैं। अंग्रेज बहुत तेज आदमी, नहीं समझे बात को? मतलब ये कि हमरा लूटता भी था, हमको कहता कि तोर भलाई का काम हम कर रहे हैं। नहीं तो छुरा कौन बड़ा खतरनाक, और ऊपर से रेशम का कवर लगेले रहता था, और तौर में रुइया लगे रहता, खूनों नहीं बहने देता था बेचारा। मतलब क्या कि मतलब हमको हमरा हानि पहुंचाता, हमको कहता कि तो हम भलाई का काम कर रहे हैं। वही हुआ, पश्चिम बंगाल में वो गया और कहा तो बहुत बड़ा राज्य है, इनमें शासन चलाना बड़ा कठिन हो रहा है। तो मुसलमान वाला जहां जहां प्रदेश था पूरा छांट के काट दिया कि इनने रहेगा मुसलमान, इनने रहेगा हिंदू। यानी उसको कहा गया बंग भंग योजना 1905 में। 1905 बंग भंग योजना कब? याद रखिएगा, पूरा देश में तो बवाल हो गया।
है ना। पूरा देश में आ जगह जगह हड़तालें हुई, मारकाट हुआ, है ना। पूरा लोग बैठ के एक दूसरे के वहां पर जो जहां पर बंटवारा हुआ, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के मंदिर मस्जिद में चादरें फूल की मालाएं चढ़ाया, लोग राखी बांधे, कई दिनों तक आयोजन हुआ कि हम ये बात को नहीं मानते, हम लोग भाई भाई, हम लोग आपस में मिलके रहेंगे। लेकिन अंग्रेज का जो चाल था, उसके बाद क्या होता है, इस सर सैयद अहमद को तो पटा लिया था, तो ओकरा मिला के अली बंधुआर को मिला के एगो मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दिया बंगाल में 1906 में। तब मुस्लिम लीग की स्थापना कब, है ना। उनको कहा कि तू हिंदू के साथ रहेगा, कहियो रहने देगा तोरा, पूरा हिंदू भरल है, अब मुसलमान तो तू इतनी है, तो काम हो जाएगा गड़बड़, तू अलगे रहो। एकरा माथा में भूसा उसा कसा दिया, सब मिल के एगो मुस्लिम लीग की स्थापना कर लिया। देख लीजिए मामला बिगड़ जाता है कब, अभी तक तो ठीक था, ठीक है। अब इधर 1915-17 में वो कनाडा उनेडा से तनका सा ज्ञान लेकर के अब बाल गंगाधर तिलक, तिलक जी समझ रहे हैं ना, वो महाराष्ट्र के थे, पंडित आदमी, पंडित। एनी श्रीमती एनी बेसेंट, वो उनकी चली थी, मतलब दोनों दोनों मिल के, हाँ मतलब दोनों विचार से, दोनों के विचार से, अरे ई थे तनका नंबर थे, उतनी छोट थी, मतलब दोनों का विचार मिलता था, दोनों मिल के एगो जो है ना संगठन बना लिए, ठीक है ना। उस संगठन का क्या नाम था जी, तरह का नाम हो, हम भूल रहे हैं थोड़ा सा, एक मिनट बता रहे हैं, एक मिनट बता रहे हैं। होम रूलिंग, हाँ देखिए उसका क्या नाम था, होम रूलिंग। तो आपसे पूछा जाएगा होम रूलिंग की स्थापना किसने किया, तो श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। तू पढ़ो ना, तू का डबर कर रही है बताओ, ओकरे बात में ध्यान देगी तो सुनेगी कब हो, वो तो ऐसे नहीं पढ़ेगी। चलिए अब क्या होता है, बना लेते हैं मामला ना, तब तक ठीक था, कोई बात नहीं थी। गांधी जी जब आते हैं ना, उसी समय बनारस में हिंदू काशी विद्यापीठ की स्थापना हो जाती है, यानी वहां पर एक सभा होता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। अब देखिए एक तो मुस्लिम गलती किया कि एगो संगठन अलग बना करके वो अलग रह रहा था। अब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जब हुई, तो देखिए नाम से पता चल रहा है कि वो हिंदुओं का था। गांधी जी को बुलाया गया भाषण के लिए, माने उद्घाटन में गांधी जी को बुलाया गया। गांधी जी उस समय न तनी प्रसिद्ध हो चुके थे, आए थे तो अच्छा नहीं था उनकी प्रसिद्धि, लेकिन अब थोड़ा सा प्रसिद्धि हो चुकी थी। गांधी जी जाते हैं वहां पर, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो इनको न लगता है कि जनता की सेवा करनी चाहिए, है ना। तो जनता की सेवा करने के लिए भाषण देते हैं वहां पर। लोगों की जो भाषण जब देते हैं ना, बड़ा प्रभावित करते हैं। गांधी जी बड़ा एकदम सिंपल साधारण आदमी थे, भाषण में ना बड़ा सुंदर सुंदर बात, एकदम मीठा मीठा अच्छा अच्छा बोलते थे, पूरा लोगों को ना आकर्षित कर लिए। उसके बाद पूरा देश ना दो खंड में बट गया, एक हो गया हिंदू, एक हो गया मुसलमान। लेकिन इसको कल हम एक कर लेंगे, फिलहाल के लिए आज के लिए इतने रहते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। आज तो हमने आपको कहानी सुनाया नहीं पाठ का, ये तो हमारी छिटपुट घटनाएं थी, तो पूरा आपको थोड़ा सा समझ में जरूर आया होगा कि अंग्रेज भारत हमारे यहाँ कैसे आई और कैसे कैसे उसने अपना कदम रखा हमारे यहाँ। तो आज के लिए इतने ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने भाई को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।